गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सिस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि आप लोगों के सगे संबंधियों, दोस्तों और मित्रों के पास हमारे वीडियो पहुँचे और वो भी हमारे वीडियो का आनंद ले सकें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो धातुएं होती हैं वे किस प्रकार से किसी भी पदार्थ से अपकृत होती हैं, यानी कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। धातु के रासायनिक गुणधर्म किस प्रकार के होते हैं, वो किस प्रकार से अपक्रिया करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी धातु होती है तो अनेक प्रकार से अपक्रिया करती है। तो यहाँ पर हम लोग संभवतः 5 प्रकार के अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा होगा धातुओं का वायु में दहन, यानी कोई भी जो धातु होता है वायु में किस प्रकार से दहन करता है, यानी कि जलता है। तो ये मेरा पहला पॉइंट होगा। और दूसरा पॉइंट होगा कि धातुओं का जल के साथ अपक्रिया, यानी किसी भी धातु को जल में यदि हम मिलाते हैं तो वे किस प्रकार के अपक्रिया करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा होगा धातुओं का अम्ल के साथ अपक्रिया, यानी कि जो धातु होते हैं वे किसी भी अम्ल के साथ किस प्रकार से अपक्रिया करते हैं। और अगला पॉइंट होगा धातुओं का धातु लवण विलयन, यानी कि जो धातु होते हैं धातु लवण विलयन में किस प्रकार से अपकृत होकर क्या बनाते हैं, किस प्रकार से अपकृत होते हैं, क्या बनता है, हमें यही पढ़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट होता है हमारा सक्रियता श्रेणी, यानी कि सक्रियता श्रेणी में कौन सा पदार्थ सबसे ऊपर है, यानी कौन सा सबसे पदार्थ सबसे अधिक अपक्रियाशील है, कौन सा अधिक तेजी से करता है, कौन धीमा करता है, स्लो करता है। यानी इसी प्रकार से हम लोग इसी धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में यही 5 गुणधर्म हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 गुणधर्म पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हमारा 3 गुणधर्म होगा। ठीक है, तो पहला गुणधर्म हमारा यही होगा धातुओं का वायु में दहन पढ़ना हमारा होगा, यानी कि धातु वायु में किस प्रकार दहन करते हैं, जलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धातुएं वायु में स्थिर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती हैं, न कि उनमें अन्य गैसों के साथ। यानी कि वायु में जो O2 उपस्थित होता है उसी के साथ अपक्रिया करती हैं, न कि अन्य गैसों के साथ। तो आप लोगों को यह जानना है कि कोई भी पदार्थ यदि हमारे पर्यावरण में जल रहा है तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल रहा है, यानी ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ही जल रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लगभग सभी धातु में ऑक्सीजन के साथ मिलकर के संगत धातु के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, यानी कोई भी यदि धातु ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसके संगत ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, जैसा हम ये कह सकते हैं कि धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाता है, धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसा कि हम एक रासायनिक सूत्र फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं कि धातु प्लस ऑक्सीजन यानी कि धातु ऑक्साइड। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि कॉपर हम ले लिए हैं, ऑक्सीजन ले लिए हैं, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन गया है। जैसा कि एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं 4Al प्लस 3O2, तो इसको कह सकते हैं 2Al 2O3। तो इस प्रकार से हम इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी धातु यदि ऑक्सीजन से अपकृत होता है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, हाँ तो बच्चों, वायु में दहन के साथ अपक्रिया के अंतर्गत एक उभयधर्मी अपक्रिया आती है जो आप लोगों को पढ़ना है। उभयधर्मी में क्या होता है, पहले हमें आप लोगों को ये बता देते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड के अंतर्गत अम्ल और क्षार से जब धातुएं परस्पर अपक्रिया कर लेते हैं, यानी कि जब कोई धातु अम्ल और क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं तो उस प्रकार के अपक्रिया को हम लोग उभयधर्मी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अपक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि ऐसे धातु जो अम्ल और क्षार दोनों से अपक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं
तो उस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग उभयधर्मी अपक्रिया कहते हैं। जैसा कि रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ये ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड, यहाँ पर क्या है, अम्ल है। तो अम्ल के साथ क्रिया कराने पर एल्युमिनियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। उसी प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब मिलाते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट और जल का निर्माण होता है। और एक पॉइंट हम अगला पॉइंट देखेंगे कि धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, यानी कि धातु ऑक्साइड जो है वो जल में अघुलनशील है। इनमें से कुछ जल में घुल कर क्षार प्रदान करते हैं। अघुलनशील का मतलब होता है ऐसे धातु ऑक्साइड जो जल में अविलेय हैं, यानी कि विलेय घुलते नहीं है, मिलते नहीं है। उस प्रकार के ऑक्साइड को हम लोग अघुलनशील ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि अन्य कुछ जो जल में घुल जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि क्षार प्रदान करते हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड को जल के साथ अपक्रिया करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है, और पोटेशियम ऑक्साइड को जल में मिलाने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जो अघुलनशील होते हैं वो जल में क्षार प्रदान करते हैं। अब अगला पॉइंट है कि पोटेशियम तथा सोडियम वायु में तो अपक्रिया करती हैं, परंतु जल में नहीं करती हैं, केरोसिन तेल में नहीं करती हैं। यानी कि पोटेशियम तथा सोडियम को वायु में नहीं रखा जाता है, यानी कि वायु में रखने पर यह अभिक्रिया करती हैं, जलने लगती हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल या पानी में रखा जाता है। ठीक, केरोसिन तेल को हम लोग हिंदी में मिट्टी के तेल के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से हम उभयधर्मी ऑक्साइड को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा होगा अब, हाँ तो बच्चों अब हमारा दूसरा टॉपिक होगा धातु का जल के साथ अपक्रिया, यानी कि धातु जल के साथ किस प्रकार से अपक्रिया करती हैं। यह हमारा आज का टॉपिक दूसरा टॉपिक है। तो हम यह कह सकते हैं कि धातु में जल के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। यानी कि कोई भी धातु यदि जल के साथ अपक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि धातु प्लस जल, यानी कि धातु के साथ जल को मिलाने पर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के यानी कि पोटेशियम और जल को यदि हम मिलाते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निर्माण होता है, लेकिन उस अपक्रिया के दौरान उसमें से ऊर्जा निकलती है, इसलिए हम वहां पर उसमें ऊर्जा भी लिखते हैं। यानी कि इस अपक्रिया के दौरान जब धातु और जल मिलाते हैं तो धातु ऑक्साइड बनने के पश्चात हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, उसमें ऊर्जा यानी कि एक गर्मी निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी अपक्रिया सोडियम के साथ जल निर्माण पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को भी निकलता है और उसमें ऊर्जा निकलती है। लेकिन दूसरा हम रिएक्शन यह कर सकते हैं कि धातु ऑक्साइड के साथ जल मिलाते हैं तो क्या निकलता है, क्या बनता है, धातु हाइड्रा ऑक्साइड, यानी कि धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं कि 2NaO यानी सोडियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाने पर, यानी कि H2O लिख दिए, क्या लिख दिए, H2O। अब यहाँ पर अब देखिए, अब हमें क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, यानी कि यहाँ पर 2Na है तो हम यहाँ पर 2Na लिख देते हैं। और अब यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्साइड यानी कि OH का ट्वाइस करना है, तो यहाँ पर देखें कि O एक कम हो जाएगा, तो 1 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ है, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 हो गया। तो यहाँ पर यदि हम 2 कर देते हैं कि 2H2O रहेगा तो ये हमारा अभिक्रिया क्या होगा, पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से हम अभिकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट होगा कैल्शियम जल के साथ धीमी अपक्रिया करते हैं, यानी कि कैल्शियम जो होता है वह जल के साथ क्या करता है, बहुत धीरे धीरे अपक्रिया करता है, मंद गति से करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के हम अपक्रिया का रिएक्शन यह दे सकते हैं कि कैल्शियम को जल के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैल्शियम जल के साथ अपक्रिया करती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और
हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा एल्युमिनियम, जिंक, आयरन धातु। ये सब जो होते हैं एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये धातुएं जो होती हैं वह न तो गर्म जल के साथ और ना ही ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती हैं। ये सिर्फ जब जल गैस अवस्था में यानी गैस फॉर्म होता है, वेपर फॉर्म होता है, तब जाकर के उनसे अपक्रिया करती हैं। तो इनके लिए हम रिएक्शन यह दे सकते हैं कि इनके लिए यह दे सकते हैं 2Al प्लस 3H2O प्लस एरो। अब हमें अभिकृत करना है तो Al2O 3 प्लस 3H2 यह अपक्रिया दे सकते हैं, यानी कि एल्युमिनियम को जल के साथ मिलाने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से हम आयरन ले ले तो 3Fe प्लस 4H2O, तो इससे हमारा बनेगा फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी कि Fe3O4 प्लस 4H2। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आयरन और जल को मिलाकर फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। और एक बात, लेकिन कुछ ऐसे धातुएं होती हैं जो जल के साथ अपक्रिया करती ही नहीं, यानी कि किसी भी फॉर्म में नहीं करती, चाहे वह ठोस अवस्था में हो, गैस अवस्था में हो या फिर द्रव अवस्था में है। जैसे कि लेड यानी कि सीसा, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड, ये धातु में क्या होती हैं कि जल के साथ कभी भी अपक्रिया नहीं करती हैं। ये आपको ध्यान देना है कि लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये जल के साथ अपक्रिया नहीं करती है। ठीक है, यदि आप हमारे वीडियो चैनल पे पहली बार हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन हमसे पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।